नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पन्याल स्टडी कैप्सूल में। हम डिस्कस करें एग्ज़ाम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, जिसकी ऑलरेडी हम काफ़ी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें जीके के कुछ एक सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स सेक्शन, जो इस एग्ज़ाम में आया था। और ये एग्ज़ाम हुआ था 23 दिसंबर 2018 को, और पोस्ट कोड था इसका 626। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी पार्ट। बात करें इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स की, तो टोटल इसमें 24 क्वेश्चन, जिसमें 12 क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटिक्स के थे और 12 क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के थे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने एचपीजी के इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस करी थी, इंग्लिश हिंदी सेक्शन में डिस्कस करी थी। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि अगर आप अभी जो नेक्स्ट टाइम जो पोस्ट निकली है 727 पोस्ट कोड, उसको आप जब फिल करोगे तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस सेक्शन से वहाँ पास कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में और बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एक हार्डवर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। हार्डवर्क से ज़्यादा ज़रूरी आज की डेट में स्मार्ट वर्क है। तो स्मार्ट वर्क यही है कि कम से कम पढ़े और उसी से मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी सेक्शन से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 88 हमारे पास है। इससे स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 88 है, विच आर द फ्लोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा फीचर है जो रिजेंबल करता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलग अलग कंट्री से उठाया गया है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सोर्स ऐसा है जो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो बात करें 88 का, जो 88 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फीचर, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया का जो संविधान है सबसे बड़ा है, और इसका जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फीचर रिजेंबल करता है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 89, हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को किसने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 89 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो बात करें संविधान की, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 2 दिन बाद फिर से बैठक बैठी थी 11 दिसंबर 1946 में, और उसमें परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यही क्वेश्चन बनता है कि जो आपका संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, बट उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 90, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द सेंटर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। तो कौन सा आर्टिकल है, भारतीय संविधान में अलग अलग आर्टिकल है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अलाउ करता है सेंटर को, सेंटर सरकार को अलाउ करता है कि आप एक नई स्टेट बना सकते हो। तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर्टिकल 3। और साथ ही साथ इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास ऑलरेडी स्टेट्स है, तो उनके जो भी उनका क्षेत्र है, जो उनकी जो सीमाएँ हैं, बॉर्डर है, और उनके जो नाम है वो भी चेंज कर सकते हैं, वो भी इसी आर्टिकल के अंडर आते हैं। नेक्स्ट 91, which of the following president of India was the secretary general of non-aligned movement for some period। तो इनमें से कौन से भारत के प्रेसिडेंट थे जो भारत का जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसके महासचिव भी रहे थे, सेक्रेटरी जनरल भी रहे थे उसके। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ी सी इसी की बात कर लेते हैं। तो ये 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें एट प्रेजेंट बात करें तो टोटल इसमें 120 मेंबर्स है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 92,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्लियामेंट्री कमेटी। तो अलग अलग तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जैसे आपके पास कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। ठीक है, इस तरह की कमेटी आपके पास पार्लियामेंट में होती है। तो इसमें पूछा गया कौन सी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कमेटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी। तो ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनको पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि टोटल मेंबर कितने हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, और इन टोटल कितने हैं। नेक्स्ट 93, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है आजकल है रंजन गोगोई जी, तो उनको कौन हटा सकता है। तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑन ए रेजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट। भारत के राष्ट्रपति, और रेजोल्यूशन किसके द्वारा हो, पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट 94, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट की चीफ सेक्रेटरी होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जैसे सेंटर में हमारे पास लोकसभा राज्यसभा होती है, तो वैसे ही हमारे पास स्टेट में दो चीज़ें होती है, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी या तो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। तो बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में तो सिंपल आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, वो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो इसमें पूछा कि सबसे कम मेंबर किस में है, कौन सी स्टेट में है। तो इससे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्टेट में कितने कितने मेंबर है। तो बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में 60 है सीटें टोटल, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, और त्रिपुरा में आपकी 60 है। तो सबसे कम किस में होगी, आपकी सिक्किम में। सिक्किम में कितनी है, 32। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 96, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग ए फुल प्लेज स्टेट। तो ऐसी कौन सी स्टेट थी जो इंडिया की फुल प्लेज स्टेट बनने से पहले एसोसिएट स्टेट थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम पे चोग्याल जो डायनेस्टी थी वो वहाँ पे राज करती थी, और इंडिपेंडेंस के बाद भी सिक्किम एज ए प्रोटेक्टर था इंडिया के लिए। यानी इंडिया सिक्किम की कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर देखता था, बट जो उसके इंटरनल अफेयर थे उसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्किम का सिक्का चलता था। बट जब 36th अमेंडमेंट 1975 हुई तो उसके बाद सिक्किम को भारत में मिला दिया गया, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड। हमारे संविधान में हर एक नागरिक को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 352, तो कौन सा हमारे पास अधिकार है जो हमसे छीन लिया जाता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वो हमसे छीन लिए जाते हैं, कुछ एक छीने जाते हैं, कुछ एक नहीं छीने जाते। तो कौन सा छीना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें दिया गया है संविधान के द्वारा वो आपसे छीन लिया जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है, आर्टिकल कौन सा है, 352 कौन लगाता है, प्रेसिडेंट। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन से आर्टिकल हमारे पास ऐसे हैं जो कौन से फंडामेंटल राइट हमारे पास ऐसे हैं जो नेशनल इमरजेंसी लगने के बावजूद भी हमसे नहीं छीने जा सकते। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या है आर्टिकल 20, क्या है आर्टिकल 21। मैं आपको इसलिए कमेंट करने को बोलता हूँ कि इससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा। आप भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपका भी रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती है। टॉपिक हर बार सेम रहते हैं बट क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़ा डिफरेंट पूछा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स। तो जो भारत का जो टेरिटोरियल वाटर है वो कितने नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12 नॉटिकल माइल्स। और कई बार आपसे
ये जनरल साइंस में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। तो कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कन्वर्जन की जनरल साइंस में, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 99, यूपीएससी सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क टू। जो यूपीएससी है, जो कंडक्ट करती है आईएएस के एग्ज़ाम को, सभी जानते हैं आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम को, तो वो अपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट किसे सबमिट करती है। 99 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति को। बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो रिक्रूटमेंट का काम करती है, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है अरविंद सक्सेना एट प्रेजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 100। तो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो अब स्टार्ट हो रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 100, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज। तो 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब जो वर्कर होता है वो मूव करता है एक जॉब से दूसरी जॉब में, तो उसकी वजह से जो बेरोजगारी आती है वो होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ 10 या 12 साल की पहले, तो तब जो सेलफोन यूज़ होते थे वो कीपैड यूज़ होते थे। तो उस टाइम जो मैकेनिक होते थे वो कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे, उन्हीं की मैकेनिक करते थे और उन्हीं से पैसे कमाते थे, उन्हीं से उनका रोज़गार चलता था। बट जैसे जैसे टाइम की ट्रांजिशन हुई, चेंज हो रहा था, तो उसके बाद जब स्क्रीन फ़ोन आ गई तो उनका जो काम था वो ठप पड़ गया और वो बेरोजगार पड़ गए, तो वो हुई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बात करें, ठीक है, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर है। तो और इसमें ऑप्शन है, उनकी भी बात कर लेते थोड़ी थोड़ी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, फॉर एग्जांपल बात करते हैं सेब। सेब एक पर्टिकुलर सीज़न में लगते हैं, तो उस टाइम जो वर्कर होते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बट सीज़न ख़त्म है, सेब नहीं है, तो अनएम्प्लॉयड है, तो वो सीजनल हो गया। बात करें साइक्लिक की, तो जैसे आजकल ठंड है तो ठंड में हीटर चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब गर्मी आ गई तो जो हीटर है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सर्दियों में जो स्वेटर होती है उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आती है, वो होती है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। बात करें टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो मान लो एक कंपनी है, उसमें 100 लोग काम करते हैं, बट क्या हुआ, जो कंपनी का मालिक है उसने एक मशीन ला ली। मशीन लाने के बाद उसने वो जो मशीन थी वो 90 लोगों का काम कर देती थी। तो जो मकान मालिक था, सॉरी जो मालिक था उस कंपनी का, उसने क्या किया, 90 जो वर्कर थे उनको रिमूव कर दिया वहाँ से। उस टेक्निक की वजह से, उस मशीन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आई वो ही टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट 101, द आउटलाइन ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज मेड बाय। तो जो 5 ईयर प्लान थे वो चलाए गए थे, स्टार्टिंग में चलाए गए थे, ये शुरुआत हुई थी इनकी 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है। तो योजना आयोग जो बनाया गया था 15 मार्च 1950 को, तो उसी के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो पूछा गया है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 101 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, ठीक है। तो इन्हीं के मॉडल पे आधारित थी ये। और इसमें जो मेन बात की गई थी वो बात की गई थी इंडस्ट्री की, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें जो मेजोरिटी थी वो किसकी रखी गई थी, प्रायोरिटी किसकी थी, वो थी इंडस्ट्रीज वगैरह की। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 102, हु सेट्स अप द बेस रेट फॉर बैंक। तो बैंकों के लिए जो बेस रेट है वो कौन सेट करता है। तो 102 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, इंडिविजुअल बैंक बोर्ड। तो जो इंडिविजुअल बैंक के बोर्ड होते हैं वो डिसाइड करते हैं बेस रेट क्या होगा, ठीक है। तो 102 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंडिविजुअल बैंक बोर्ड। नेक्स्ट 103, द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन। भारत में जो वेज पॉलिसी है, वेतन नीति है, वो किस चीज़ पे डिपेंड है। तो 103 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिविंग की कितनी कॉस्ट है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है आपकी वेज पॉलिसी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द लिटरेसी रेट लोअर देन द नेशनल एवरेज। आई होप आपको थोड़ी वीडियो ब्लर आ रही होगी, यहाँ पे जो पिक्चर ब्लर आ रही होगी उसके लिए सॉरी, बट आप फोकस कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ उस पर। तो इसमें क्या बोला है कि जो नेशनल एवरेज है लिटरेसी रेट में,
उससे कम कौन सी स्टेट की लिटरेसी रेट है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया की नेशनल एवरेज है लिटरेसी रेट में वो कितनी है, तो वो है 74.04%। और पूछा गया कि सबसे इनमें से कौन सी स्टेट है जिसकी कम है नेशनल एवरेज से, यानी 74.04 से कम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लिटरेसी रेट है 67.66। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो चलिए और स्टेट की बात कर लेते हैं। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की लिटरेसी रेट है 75.60, वेस्ट बंगाल की 77.08 है, और महाराष्ट्र की है 82.71%। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश 67.66। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें 105, विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व। तो सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार कहाँ है, झारखंड में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 106, द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़ वेरी हाई इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्सेप्ट। तो आपके पास 4 एग्जाम्पल दिए हैं, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से 3 आपके पास ऐसे हैं जिनमें ऐसे स्टेट है जिनमें जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ज़्यादा है। परसेंटेज की बात की है, देखिए परसेंटेज की बात की है, और एक में नहीं है, तो वो है सिक्किम। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में काफ़ी परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे कृषि की जाती है। नेक्स्ट 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियाज़ मनी मार्केट। इंडिया मनी मार्केट की एग्जाम्पल कौन कौन से नहीं है, पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इंडियन गोल्ड काउंसिल। इंडियन गोल्ड काउंसिल ये इसका पार्ट नहीं है। बाकी बिल मार्केट, बैंक्स और म्यूचुअल फंड इंडियाज़ मनी मार्केट के पार्ट ये। नेक्स्ट 108, इन इंडिया द नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू। ठीक है, तो जो नाबार्ड है वो किसे रीफाइनेंस नहीं करता। 108 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसके नाम से पता लग रहा है कि जो बैंक है वो मेनली फोकस करता है रूरल एरिया पे। ठीक है, तो ये फाइनेंस किसको करता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को, और स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक को। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि बताइए कि कौन सी कमेटी थी जिसने इसे रेकमेंड करा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास है। 109, द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज। तो भारत सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर, सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ में होता है। ठीक है, करंट अकाउंट में। तो 109 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सब्सिडी। जो हमें सब्सिडी मिलती है वो उनका सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, सबसे ज़्यादा खर्चा उन्हीं का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 110, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक्ट था वो कब इफेक्टिव हुआ था। 110 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2006 में। बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये इस तरह के जोन होते हैं जो कंट्री के अंदर ही लाई करते हैं, और ये स्पेशली इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट किए जाए। ठीक है, तो उस मकसद से ये बनाए जाते हैं। बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो सबसे पहले इसकी बात की गई थी 2000 में, और उसके बाद 2005 में एक एक्ट लागू किया गया था इस पर, और 2006 में इसे एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब पास हुआ, तो वो 2005 में हुआ है, और उसे इफेक्टिव तरीके से लागू कब किया गया, 2006 में। और इसका मेन मकसद यही होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 111 की, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर। तो 111 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द वीकेस्ट फोर्सेस इन द नेचर। तो सबसे कमज़ोर जो शक्तियाँ होती है, जो फोर्सेस होती है, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।